अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज टोटल कोलेस्ट्रॉल? टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक ब्लड टेस्ट का मेजरमेंट है जिसमें दोनों टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल को मूव करता है आर्टरीज के अंदर, जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल को मूव करता है आर्टरीज से बाहर। अगर ब्लड टेस्ट के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल नंबर जो है वो ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो कम है। अब ये पुराने जमाने की सोच हो गई है कि सैचुरेटेड फैट्स मत खाओ और अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो खाते चले जाओ। अब तो रिसर्च जो है उसने साबित कर दिया है कि ज्यादा घी खाना चाहिए और ज्यादा बटर खाना चाहिए। एक हम जायजा लेते हैं फैट्स और फैटी एसिड्स का। बुनियादी तौर पे हमारे पास जो फैटी एसिड्स मौजूद हैं उनमें एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एक ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं और एक तीसरी टाइप है ओमेगा 9 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में इकोसा पेंटेनोइक एसिड होता है और दूसरा डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड होता है। ये दोनों फिश और सेलफिश में पाए जाते हैं। इसके अलावा लाइनोलेनिक एसिड होता है, ये भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि अखरोट, सोयाबीन वगैरह में आपको आसानी से मिल जाएगा। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है ये कॉर्न ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में होते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की किस्म जो है वो लाइनोलिक एसिड की है। ओमेगा 9 फैटी एसिड्स को अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगा ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, पीनट्स और बादाम यानी आमंड्स के अंदर। इसकी किस्म जो है वो ओलिक एसिड है। अब हम बात करते हैं सीड ऑयल्स की, यानी वेजिटेबल ऑयल्स। सीड ऑयल वो है जो वेजिटेबल से हासिल नहीं होता बल्कि बीजों से हासिल होता है, तभी इसको सीड ऑयल्स कहते हैं, मगर नाम इसका मार्केट में वेजिटेबल ऑयल्स के नाम से। अब इनकी मिसालें जो है सोयाबीन का तेल, कैनोला का तेल, मकई का तेल, बिनोले का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, कुर्तम का तेल जो रोगन है कुर्तम कहलाता है यानी सैफफ्लावर ऑयल। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल ऑयल्स कहलाते हैं। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करते हैं और ये खामखा की एक कैफियत है जिसकी हमें कतई जरूरत नहीं है। सूजन यानी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है ये किन चीजों से हासिल होता है? ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी होते हैं यानी सूजन पैदा करते हैं जिस्म में। इसको यानी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की जाती है हार्मफुल केमिकल्स की मदद से या हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू। उससे होता है कि ये डिग्रेड हो जाते हैं, ऑयल्स जो आपके हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे अगर उनमें से केमिकल्स की मदद से और हीटिंग की मदद से जबरदस्ती अगर हम ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को जो कि सूजन पैदा करते हैं जिसमें अगर खाम में उनको जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि हीटिंग के जरिए वो ट्रांस फैट्स में तब्दील हो जाए और ट्रांस फैट्स जो है ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। एक रिसर्च पेपर है न्यूट्रिएंट्स के नाम से, इसका उन्वान है एन इंक्रीज इन द ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड रेशियो इंक्रीजेस द रिस्क फॉर ओबेसिटी। जाहिर है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रेशियो अगर बॉडी में बढ़ जाएगी तो मोटापा जो है वो हो जाएगा। इसको इंटरनेट में आप स्टडी कर सकते हैं। एक और रिसर्च पेपर है डेली कंजम्पशन ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल इंक्रीजेस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन हेल्दी वॉलंटियर्स अ रैंडमाइज्ड क्रॉसओवर ट्रायल। इसका बेसिक उन्वान मैं समझा देता हूं आपको। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल हम बढ़ा दें खाने पीने में तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर और जाहिर है ये सेहत के लिए अच्छा है, इससे आप ना घबराएं। एक और रिसर्च पेपर है जिसका उन्वान है इनटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड रिस्क ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप इंटरनेट में स्टडी कर सकते हैं। इसका खुलासा ये है, कंक्लूजन ये है कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हमारे जिस्म में मोर्टेलिटी कॉज नहीं करते, इनकी वजह से डेथ नहीं होती, ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इनसे होती है और ना ही इनसे कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। इसके में स्ट्रोक भी नहीं होता और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी नहीं होता। जबकि ट्रांस फैट्स जो हैं वो मोर्टेलिटी कॉज करते हैं, उनमें डेथ रेट ज्यादा है उनकी कंजम्पशन की वजह से और टोटल कोरोनरी हार्ट डिजीज उससे बढ़ जाती है या कोरोनरी हार्ट डिजीज बढ़ जाती है, ये कहने हैं मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, डेथ रेट बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स कंज्यूम करेंगे तो उससे ये बीमारियां सारी फैलेंगी। हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तलाश करने चाहिए कि जिससे हम ट्रांस फैट्स को रिप्लेस कर सकें। एक और रिसर्च पेपर मुलाजा कीजिए, हेल्थ इंप्लीकेशंस ऑफ हाई डाइटरी ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेल डैमेज कैन लीड टू हार्ट डिजीज, कॉग्निटिव डिक्लाइन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एटसेट्रा। अगर हम डाइटरी ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंजम्पशन इस्तेमाल बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाएगी, कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी जो
मेंटल एबिलिटी है, दिमागी सलाहियत, उसमें कमी वाकई होगी। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होना शुरू हो जाएगी, यानी जो आते हैं हमारी उनमें सूजन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तमाम बीमारियां बॉडी में इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होती हैं, यानी सूजन होती है पहले, जो कि जड़ है हर बीमारी की। किसी भी ब्लड वेसल में यानी आर्टरी में या शरियान में अगर हाई ग्लूकोज मौजूद हो, ऑयल मौजूद हो, इंसुलिन मौजूद हो, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी यानी सूजन होगी। उसकी वजह से फिर आगे होगा ये कि इवेंचुअली आखिर में कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स बनने शुरू हो जाएंगे और आर्टरीज जो है वो चोक होना शुरू हो जाएंगी, उनकी ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी और ब्लड सप्लाई जो है वो कम से कम हो जाएगी या रुक भी सकती है। ट्रांस फैट्स क्या चीज है? देखिए, ओमेगा 6 ऑयल्स को जब हम रिपीटेडली गर्म करते चले जाएंगे और बॉईल करते चले जाएंगे तो वो इवेंचुअली ट्रांस फैट्स में तब्दील हो जाते हैं। ये जो तली हुई चीजें होती हैं, जैसे पकौड़े तल रहे हैं, समोसे तल रहे हैं, अब वो जो तेल उसमें इस्तेमाल होता है या घी, जो भी ऑयल इस्तेमाल होता है, वो ये तो नहीं कि एक दफा खाली इस्तेमाल होगा, पता नहीं कितनी दफा इस्तेमाल होगा, रिपीटेडली वो बॉईल होता चलेगा, रिपीटेडली वो गर्म होता चला जाएगा, वो ट्रांस फैट्स में तब्दील हो जाएगा और सेहत का बेड़ा गर्क कर देगा। ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं, ये होते क्या हैं? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल और नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। हर साल दुनिया में 2,78,000 डेथ्स इनके इस्तेमाल से होती है। ट्रांस फैट्स जो है वो क्लॉगिंग यानी ब्लॉकेज करते हैं आर्टरीज की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स और डेथ का रेट बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो है वो बेक किए हुए आइटम्स में, आपको जो बेक फूड आइटम्स होते हैं उनमें आर्टिफिशियल ट्रांस फैट आपको मिलेगा, फास्ट फ्राइड फूड में मिलेगा, चिप्स के अंदर मिलेगा। वो कौन से खाने हैं जिनमें ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं? मिसाल के तौर पे फ्रेंच फ्राइज, चीज बर्गर, पाइज, चिकन नगेट्स, वनस्पति घी, डोनट्स वगैरह, ये सब भरे हुए ट्रांस फैट से। जो कुदरती ट्रांस फैट होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। ट्रांस फैट इज द मोस्ट डेंजरस एंड हैजर्डस फॉर्म ऑफ फैट। सबसे ज्यादा खतरनाक अगर फैट है तो वो ट्रांस फैट है। होता है ये कैसे पैदा होता है? जो ऑयल होता है यानी वेजिटेबल ऑयल, उसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है, यानी हाइड्रोजन गैस उसको दी जाती है और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में वो ट्रांस फैट में तब्दील हो जाता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड घी होता है वो इसी तरह ही बनता है। एक रिसर्च आर्टिकल है, डेली कंजम्पशन ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल इंक्रीजेस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन हेल्दी वॉलंटियर्स, अ रैंडमाइज्ड क्रॉसओवर ट्रायल। इसको भी इंटरनेट में आप स्टडी कर सकते हैं। इंटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड रिस्क ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। देखिए, सैचुरेटेड फैट्स जो है उनकी कंजम्पशन की वजह से मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट जो है वो बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सीवीडी बढ़ जाएगी, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो भी बढ़ जाएगी, इस्केमिक स्ट्रोक बढ़ जाएगा और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो भी बढ़ जाएगी। अब हम किन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें? अब हमने ये सीखना है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड रेशियो जो है वो क्या होनी चाहिए। वो 1:1 हो सकती है, 2:1 हो सकती है, और ये जिस डाइट में ये चीज होगी या जिस डाइट की कंजम्पशन की वजह से हमें ये रेशियो मिल सकती है तो हमें वो डाइट खानी चाहिए। उससे न्यूरो डेवलपमेंट होगी, दिमागी सलाहियत जो है वो नर्व्स हमारी बेहतर होंगी, दिमागी सलाहियत बेहतर होगी, हमारी जेनेटिक्स इंप्रूव होगी। बैलेंस रेशियो होना चाहिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से हम CHD और दूसरी क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं। ये लिपिड्स एंड ग्लूकोज की एक स्टडी है जो 6 साल पे मुहित है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 2002 में 143 था जो कि 2022 में 191 हो गया। LDL 66 था जो कि 2022 में 112 हो गया। HDL जो है वो 68 था 2002 में और 2022 में 67 हो गया। ऑलमोस्ट वो मोर और लेस सेम ही रहा। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 2009 में 42 थे लेवल उसका और वो 2022 में 67 हो गया। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ग्लूकोज 77 था 2002 में और 2022 में 89 हो गया। अगर हम रिस्क फॉर हार्ट डिजीज की बात करें तो LPIR इंडेक्स एक मैट्रिक होता है या ये कह लें एक म्यार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसे हम लिपोप्रोटीन इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी मदद से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। उसमें हम असेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स का ब्लड के अंदर। अगर लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स ब्लड में ज्यादा होंगे तो उससे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि डायबिटीज और हार्ट डिजीज डेवलप होने का रिस्क ज्यादा है, और अगर लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स कम होंगे तो इन डिजीज का खतरा कम हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या चीज है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना वो एक ग्रुप है रिस्क फैक्टर्स का जो कि स्पेसिफिक होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। अब इसमें ग्रुप ऑफ फैक्टर्स या क्लस्टर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जिनमें एब्डोमिनल ओबेसिटी है, तोंद का निकला होना, हाई ब्लड प्रेशर है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है यानी फास्टिंग हालत में आपकी ग्लूकोज लेवल जो है वो बिगड़ी हुई है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं और लो HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। तो ये सब चीजें मिल करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं। अब हम रिस्क फॉर हार्ट डिजीज की बात करते हैं।
ये एक चार्ट, कॉलम चार्ट बना हुआ है। इसमें अगर आप देखें इस कॉलम चार्ट में, तो हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि हैजर्ड रेशियो बॉडी के अंदर हमारी कैसे बढ़ता है। मिसाल के तौर पे अगर एलडीएल का लेवल जो है वो कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, फैमिली हिस्ट्री मौजूद है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, यानी कि हार्ट अटैक हो चुका है फैमिली में किसी ना किसी मेंबर को, और पेशेंट जो है वो स्मोकर भी है, ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है, उसको तोंद निकली हुई है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है, LPIR भी है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, और पेशेंट जो है उसको डायबिटीज भी है। तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स मैंने अभी आपके सामने इनके नाम लिए हैं, इनकी वजह से हैजर्ड रेशियो बढ़ जाएगा। हैजर्ड रेशियो बढ़ेगा तो इसका मतलब है रिस्क फॉर हार्ट डिजीज बढ़ चुका है। अमेरिका का मशहूर मैगजीन टाइम जून 23, 2014 का एडिशन ये कहता है कि ईट बटर, साइंटिस्ट लेबल्ड फैट द एनिमी, व्हाई दे वर रॉन्ग, बाय ब्रायन वॉश। मतलब ये टाइम मैगजीन ने इल्जाम लगा दिया है साइंसदानों में कि उन्होंने कहा कि फैट एनीमी है, चर्बी एनीमी मत खाओ। तो इसका मतलब है गलती पे मबनी थे और वो गलती उन्होंने तस्लीम कर ली है। अब वो कह रहे हैं कि ईट बटर, मक्खन का इस्तेमाल कीजिए, मक्खन का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। ट्रूथ अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बारे में नई सच्चाई कैसे बचें। MCT ऑयल यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जिसके अंदर कोकोनट ऑयल मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इन इमेजेस में ये दिखाया गया है कलेक्टिवली कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स जो है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट जब होना शुरू हो जाता है तो उससे नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल होना शुरू हो जाती है, यानी आपकी जो आर्टरीज हैं, शरियान है, ब्लड वेसल, वो नैरो होना शुरू हो जाती है, और उससे जाहिर है वो आर्टरी जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगी वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या रुक भी सकती है, और उससे मुख्तलिफ किस्म के कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज पैदा हो सकते हैं। अब आप देखें एक ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड पास हो रहा है, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल जमता जा रहा है, ब्लड सप्लाई वहां पे कम से कम होती चली जा रही है। हमारी बॉडी में फैट जो है वो ज्यादातर 95% होता है। अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो हमारे जिस्म में चर्बी ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में जमा होती है, जो कि 95% होती है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें 5% से कम कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में भी होती है। ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है निस्बतन कोलेस्ट्रॉल के। खून में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक है। लाइक आवर हार्मोन्स, द कोलेस्ट्रॉल इज मेड अंडर नेगेटिव फीड कंट्रोल मैकेनिज्म। द मोर वी ईट fat, our liver will undergo rest and make lesser quantity of cholesterol. 70 to 80% of cholesterol is not from diet. Our body makes only 20 to 30% from the diet. हम सिर्फ 20 से 30% खुराक से लेते हैं, बाकी हमारा जिस्म 70 से 80% खुद बनाता है। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स में और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं। ये अनाज, चावल, चीनी ज्यादा खाने से बनता है। अगर आप ये छोड़ देंगे तो ये कम हो जाएगा। ये जो अनाज हम खा रहे हैं, चावल, चीनी, ये मैदा, ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते चले जाएंगे, वो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये सब चीजें छोड़ दें। फैट इन डाइट अफेक्ट्स ओनली 20 to 30%। खुराक में चर्बी, गोश्त, अंडा कम करने की जरूरत नहीं। अगर आप खुराक में चर्बी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो भाई इसको कम मत कीजिए, ये लेते रहिए। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करें, उसकी इमेज देखें, तो उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड्स भी मिलेंगे। ये उसका एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया है रेफरेंस के तौर पे। अब लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। लिपोप्रोटीन जैसे आपको पता है, LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। HDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन ये लिपोप्रोटीन आखिर है क्या चीज, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद हैं, जैसा नाम से जाहिर है प्रोटीन मौजूद है। लिपो का मतलब इसमें लिपिड्स भी मौजूद है, यानी फॉस्फोलिपिड्स मौजूद है, फ्री कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल बाउंड टू फैटी एसिड्स मौजूद है। सबसे बेहतर है कि आपका जिस्म दिन को काम के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करे और रात को ट्राइग्लिसराइड। बेस्ट वे इज टू एक्टिवेट मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। अपने जिस्म की जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। टेक लो कार्ब डाइट ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग, दैट इज 2 meals a day and follow moderate exercise। इसके लिए अनाज, चावल, चीनी, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स सब छोड़ दें, 2 टाइम खाना खाएं और वर्जिश करें। अब न्यू एंड रिवाइज्ड रिकमेंडेशंस क्या चीज है। इन ब्लड HbA1c, ये जो ब्लड का टेस्ट होता है HbA1c, ये आपने 5% से कम रखना है। ट्राइग्लिसराइड्स 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है। कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखना है। HDL 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखना है। रेशियो ऑफ ट्राइग्लिसराइड टू HDL, यानी ट्राइग्लिसराइड की HDL से जो रेशियो बनेगी वो क्या होगी, वो 2 से कम होनी चाहिए। आइडियल रेशियो जो है वो 1 है। जो ग्रास फेड डाइट होती है ना, यानी कुदरती जो घास उगती है वो डाइट होनी चाहिए,
ग्रेजिंग काउ कैटल की, यानी जो गाय है उसको हमें ग्रास फेड डाइट देनी है, वो घास जो ओपन कुदरती तौर पे उगी हुई होती है। ये वेबसाइट जो सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है इस स्लाइड पे, इस पे जाकर के आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपनी डाइट के बारे में। ग्रास फेड बटर वो चीज है जो गाय या भैंस जो है ना, जो कुदरती घास खाती है और उससे जो दूध पैदा होता है, उस दूध से जो मक्खन बनता है वो ग्रास फेड बटर कहलाता है। इस ग्रास फेड बटर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, जो कि DHA और EPA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उनमें ये ज्यादा पैदा होता है। अगर हम ग्रेन फेड काउस की बात करें, यानी वो काउस जिनको कुदरती घास नहीं दी जा रही खाने के लिए बल्कि उनको ग्रेन दिया जा रहा है, उस ग्रेन में ALA ज्यादा है। ALA भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक टाइप है। हमारी बॉडी जो है वो ALA यानी अल्फा लाइनोलेनिक एसिड को, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की एक किस्म है, उसको स्मॉल अमाउंट्स ऑफ EPA और DHA में कन्वर्ट करती है। EPA जो है वो मैंने आपको जैसे बताया एक फैटी एसिड है, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, और DHA जो है वो भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन अगर कोई ऐसी डाइट हो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA और DHA दोनों ज्यादा हों, तो इससे ऑप्टिमल लेवल्स जो है ना ब्लड में आपके आ जाएंगे। तो इससे साबित ये होगा कि ग्रास फेड बटर जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा दें, यानी वो गाय जिसने कुदरती घास खाई हो उसका बटर जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ग्रेन फेड काउस के अंदर निस्बतन कम मिलेंगे, यानी वो काउस जिन्होंने कुदरती घास का चारा नहीं खाया बल्कि ग्रेन वाला चारा खाया हुआ है, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम मिलेंगे। ये एक और वेबसाइट है, ये मास प्रोडक्शन ऑफ एग्स से मुतल्लिक है। जब मास प्रोडक्शन ऑफ एग्स शुरू हुई थी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री से मतलब है पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर, उससे ये हुआ कि ओमेगा 3 लेवल्स जो थे वो गिरने शुरू हो गए और ओमेगा 6 लेवल्स जो थे वो ड्रामेटिकली उनमें राइज आ गए, यानी वो बढ़ने शुरू हो गए। आजकल जो मास प्रोड्यूस्ड एग्स हैं उनके अंदर तकरीबन 35 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के होते हैं और 700 मिलीग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के होते हैं। आइडियली हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के इक्वल पार्ट्स चाहिए एक एग के अंदर, और वो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, ये एक और वेबसाइट है, इसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं। EPA और DHA दो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। EPA जैसे कि इकोसा पेंटेनोइक एसिड है और DHA डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड है। ये एनिमल बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि ग्रास फेड बीफ में अवेलेबल होते हैं। ये फैटी एसिड्स जिस पे मैं इतना जोर दे रहा हूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रास फेड काउ कैटल जो है उसका दूध पिएं, उसका गोश्त खाएं। ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद ही यही है कि ये कुदरती घास जो ये ग्रास फेड काउ कैटल खा रही है, यही कुदरती घास जो है वो इनको खाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्लाइड में एक चीज समझा दूं कि हम जो ट्राइग्लिसराइड फैट की बात करते हैं, यानी ट्राइग्लिसराइड चर्बी की बात कर रहे हैं, उसको हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। अब हम मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर होता है ट्राइग्लिसराइड का, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी कहलाता है। लाइपोलिसिस होती है और इसमें मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स बनते हैं, यानी लिपिड्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। जो फैट्स हैं चर्बी, उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो ये दो चीजें बनती हैं। आगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और एसिटाइल कोए बनता है। एसिटाइल कोए चला जाता है ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल में, जिसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं, और इसके अलावा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बनता है, जिससे आगे फिर पायरुवेट और ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और TCA साइकिल से होता यह है कि हाई एनर्जी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है ATP, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होती है। 50% जो है ना, ये दोबारा रीएस्टेरिफाई होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है फिर आगे मैंने जैसे आपको बताया पायरुवेट और ग्लूकोज बनाता है, और ये साइकिल चलती रहती है।